वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट कैंसर। ये जो प्रोस्टेट कैंसर टॉपिक है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर जो कैंसर हो जाता है तो उसको हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। प्रोस्टेट कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे मैंने बताया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका कैंसर को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। अब ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या मतलब है? जो हमारा कैंसर होता है ना, वो हमेशा दो टाइप का होता है। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट, दिस वन। ठीक है। तो जो ये मैलिग्नेंट है ना, मैलिग्नेंट का मतलब होता है जब एक ऑर्गन में से दूसरे ऑर्गन तक फैल जाना, उसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। और बेनाइन का मतलब होता है अगर कैंसर स्प्रेड हो रहा है तो कैंसर सिर्फ ऑर्गन के अंदर ही रहेगा, लेकिन मैलिग्नेंट में कैंसर जिस ऑर्गन के अंदर हो रहा है उस ऑर्गन से जो उसके आसपास वाले ऑर्गन है वहाँ पे भी कैंसर चला जाएगा। इसका मतलब होता है मैलिग्नेंट। तो जो ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये आसपास के जितने भी ऑर्गन्स होंगे पेल्विक एरिया में, या फिर मतलब ऊपर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये अब्डोमेन में भी जा सकता है। तो फिर इसीलिए ये मैलिग्नेंट है, क्योंकि ये स्प्रेड हो सकता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के। अब ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि इसके जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। एक है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, एक है मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल वो होंगे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और मॉडिफाइबल मतलब होता है जिनको हम चेंज कर सकते हैं। एज, बाय एज किसी को कैंसर हो सकता है। एथनिसिटी, एथनिसिटी होती है पारंपरिक, मतलब हमारे परिवार में ये सब चीज़ें चलती हुई आ रखी है। फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स से आगे पापा को है, पापा से आगे बच्चों को, तो इसको हम कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। मतलब फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री चली हुई आ रही है, और आगे जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस होंगे। मॉडिफाइबल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हो सकते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं? डाइट रिच इन फैट, अगर डाइट रिच इन फैट अगर हम खा रहे हैं तो उसको हम बंद कर सकते हैं। एक्सपोजर टू कैडमियम, अगर इसका एक कॉज है एक्सपोजर टू कैडमियम, और कैडमियम क्या है? कैडमियम एक, कैडमियम, एबेस्टोस, ये सारे कैंसर कोजिंग प्रोडक्ट होते हैं। तो कैडमियम कैंसर कोज करता है, तो इससे अगर कोई पेशेंट मतलब कोई बंदा एक्सपोज हो जाता है तो उसको भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये मॉडिफाइबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं कि हम कैडमियम के कॉन्टैक्ट में ना आए। प्रोस्टेट कैंसर पता क्या होता है? जैसे ये है पेनिस और इसके नीचे स्क्रोटम है, उसका कैंसर हो जाना उसको हम कहेंगे प्रोस्टेट कैंसर। अब बात करते हैं मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब जो ये कैंसर है वो कैसे स्प्रेड हो सकता है। इसका मोड ऑफ स्प्रेड जो है वो दो तरीके का होगा, मतलब तीन का है, डायरेक्ट, लिम्फ सिस्टम और ब्लड। जो फर्स्ट है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कैसे ये स्प्रेड हो सकता है? सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू, यूरेथ्रल म्यूकोसा के लिए, ब्रेडल वॉल के लिए, एक्सटर्नल स्पिंचर के लिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें समझाऊंगी सारे उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उनके फंक्शंस। तो वहाँ से अगर आप वो मेरी वीडियो देखोगे तो उससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रल म्यूकोसा यहाँ पे किस चीज़ को बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फ सिस्टम, रीजनल लिम्फ नोड्स, मतलब जो वो स्क्रोटम है उसके आसपास जितने भी लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं उसमें कैंसर हो जाए, उसमें मतलब उसके थ्रू भी जो ये कैंसर है वो स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रू ब्लड कैसे कैंसर स्प्रेड होएगा। वेन्स फ्रॉम प्रोस्टेट स्प्रेड टू पेल्विक बोन्स, हेड ऑफ फ्यूमर, लोअर लंबर रीजन, स्पाइन, लिवर एंड लंग्स। जो वेन्स है प्रोस्टेट की वो कहाँ पे स्प्रेड होएगी? पेल्विक बोन्स पे, मतलब ये जैसे ऐसे होता है ना पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन है। ठीक है। इसके अंदर जो पड़ा है हेड ऑफ फ्यूमर का, इन्होंने क्या बोलते हैं, जो पैर में बोन होती है ना उसके जो हेड तक कैंसर स्प्रेड हो सकता है। फ्यूमर होता है जो पैर की बोन होती है, मतलब जो लात की बोन होती है। लोअर लंबर रीजनल स्पाइन, मतलब लोअर लंबर रीजनल स्पाइन मतलब जो नीचे स्पाइन है,
पीछे स्पाइनल कोड है वो वहाँ पे लंबर रीजन पे भी, जैसे यहाँ पे स्पाइनल कोड आ रही है ना, तो लंबर रीजन में भी स्प्रेड कर सकता है, और स्प्रेड होता होता ये लीवर और लंग्स तक भी जा सकता है कैंसर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर की क्लासिफिकेशन की। तो जो कैंसर की क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे विटमोर जेविट के हिसाब से दी हुई है। कैंसर की क्लासिफिकेशन, विटमोर जेविट स्टेजिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। विटमोर जेविट एक साइंटिस्ट है जिसने प्रोस्टेट कैंसर की क्लासिफिकेशन, उसकी स्टेजेस बताई थी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, स्टेज ए, क्लिनिकली अनरिकग्नाइज्ड। मतलब ये जो कैंसर होता है अगर हम क्लिनिकली देखें तो अनरिकग्नाइज्ड, हम इसको पता नहीं लगा सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आएंगी, A1 और A2। जो A1 है वो है मोर देन 5% ऑफ प्रोस्टेटिक टिश्यू नियोप्लास्टिक एंड 5% ऑफ प्रोस्टेटिक टिश्यू नियोप्लास्टिक हाई ग्रेड ट्यूमर्स। मतलब जो टिश्यू होंगे वो न्यू प्लास्टिक होंगे, मतलब न्यू ही टिश्यू की फॉर्मेशन होगी प्रोस्टेट कैंसर होने के लिए। और A2 में क्या होएगा, लेस देन 5% होंगे जो प्रोस्टेटिक टिश्यू होंगे। अब बात करते हैं स्टेज बी की, क्लिनिकली इंट्राकैप्सुलर। इसमें अगर क्लिनिकली दे तो ये इंट्राकैप्सुलर है, ये इनसाइड ही प्रेजेंट होता है, अंदर के कैप्सूल्स में ही ये जो कैंसर है ये प्रेजेंट होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, B1 एंड B2। B1 का क्या है, नोड्यूल मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड सराउंडेड बाय द नॉर्मली पाल्पेबल। मतलब जो इसमें नोड्यूल्स फॉर्मेशन होगी वो 2 सेंटीमीटर की होगी, मोर देन 2 सेंटीमीटर की होगी, और वो पाल्पेट होगी। मतलब अगर हम हाथ से उनको पाल्पेट करेंगे तो वो पाल्पेट हो जाएगी। B2 में क्या है, नोड्यूल लेस देन 2 सेंटीमीटर और मल्टीपल नोड्यूल्स। मतलब जो नोड्यूल्स है वो 2 सेंटीमीटर से छोटे होंगे और बहुत सारे नोड्यूल्स होंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 3 की, या फिर स्टेज सी, क्लिनिकली एक्स्ट्रा कैप्सुलर लोकलाइज टू पेरिस्टैटिक एरिया। मतलब एक्स्ट्रा कैप्सुलर मतलब आउटसाइड वाले कैप्सूल में भी ये प्रेजेंट होगी, और पेरिस्टैटिक लोकलाइज मतलब जो आसपास के एरिया, पेरिस्टैटिक एरिया, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट हो सकता है। C1 इसमें क्लासिफिकेशन आएगी, मिनिमल एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन। मतलब ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होगी, थोड़ी सी ही मिनिमल ही एक्सटेंशन होगी। C2 लार्ज ट्यूमर्स इन्वॉल्विंग सेमिनल वेसिकल्स एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स और बोथ। मतलब इसमें लार्ज ट्यूमर्स होंगे, ज़्यादा ट्यूमर्स होंगे जिसमें सेमिनल वेसिकल्स इन्वॉल्व होंगी, और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब है जो आसपास स्ट्रक्चर्स है, जैसे पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, एपिफाइसिस जो वहाँ पे होता है, ठीक है, ये सारे एपिडर्मिस जो लेयर्स होती है वहाँ पे, वो सारी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। या फिर सेमिनल वेसिकल्स और एडजेसेंट स्ट्रक्चर दोनों भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ सेमिनल वेसिकल्स या एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स दोनों में से एक भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 3 की, सॉरी डी की, स्टेज 4, मेटास्टैटिक डिजीजेस। मतलब अगर हम कैंसर को ट्रीट नहीं करेंगे, फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाएगा, तो मेटास्टैटिक मतलब ये बाकी आसपास के जो ऑर्गन्स है वहाँ पे स्प्रेड हो सकता है। इसमें D1 क्लासिफिकेशन आएगी, पेल्विक लिम्फ नोड्स मेटास्टासिस और यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन कॉजिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस। मतलब पेल्विक लिम्फ नोड्स मतलब पेल्विक एरिया में जो लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ पे, और यूरेथ्रल की जो, ये यूरेथ्रल की ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। मतलब जो यूरिन आ रहा है पेनिस में से उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन ये कर सकता है। D2 में क्या है, डिस्टेंस मेटास्टासिस टू बोन, विसेरा और अदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। मतलब जो डिस्टेंस मेटास्टासिस मतलब दूर तक ये मेटास्टास हो जाएंगे, दूर तक स्प्रेड हो जाएगा, और जो वहाँ की बोन्स पड़ी है या विसरा पड़ा है, या फिर वहाँ पे जो भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, अब्डोमेन वगैरह, उनमें भी ये स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है तो उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट है ट्रबल इन यूरिनेटिंग। मतलब पेशेंट को यूरिनेट करने में ट्रबल होगी, ठीक है। डिस्क्रीज फोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ यूरिन। मतलब जब वो यूरिन करेगा तो जितनी तेज वॉशरूम आता है उतनी तेज नहीं आएगा, उसकी जो स्ट्रीम है, उसकी जो फोर्स है वो धीरे धीरे आएगा। ब्लड इन सीमेन, जो सीमेन होता है आफ्टर इजैकुलेशन, जो मतलब मेल का सीमेन निकलता है उसमें भी ब्लड आएगा। डिस्कम्फर्ट इन पेल्विक एरिया। मतलब जो उसका पेल्विक एरिया उसमें डिस्कम्फर्ट होएगा, पेन हो सकती है पेल्विक एरिया में, ठीक है, उसको बैठने में दिक्कत होगी तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा पेल्विक एरिया में। बोन पेन, जो वहाँ पे बोन प्रेजेंट है उसके अंदर भी पेन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब वो प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसका सीमन प्रॉपर स्क्रीट आउट नहीं होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। पेन इन लंबोसैक्रल एरिया दैट रेडिएट्स डाउन द हिप्स एंड लेग्स। मतलब हिप्स में से और लेग्स में से पेन निकलेगी, और लंबोसैक्रल एरिया में, जो लंबोसैक्रल एरिया लंबर एरिया है इधर, ठीक है, और ये सैक्रम है, तो लंबर सैक्रल एरिया में क्या होगी,
पेन होएगी और वो हिप और हमारे लेग्स में से मतलब जो मेल है उसके लेग्स में से निकलेगी. At early stage, no sign and symptoms. If more advanced, then it can cause above symptoms. कहते हैं कि अर्ली स्टेज में तो कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन जो अगर ज़्यादा कैंसर बढ़ जाता है तो जितने भी ये ऊपर लिस्ट किए हुए हैं सिम्टम्स, तो ये सारे आएंगे. मैंने वीडियो मतलब हमेशा मैं जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, वो जो वीडियो है वो मैंने लेक्चर अपने हैंड रिटन नोट से मैं हमेशा तैयार करती हूँ. ये जितने भी मैं वीडियोस अपने चैनल पे अभी प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरी खुद की मेहनत है. तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें. नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की. अब हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, DRE करेंगे पेशेंट का, PCA करवाएंगे, प्रोस्टेट सीमन एंटीजन करवाएंगे जिसमें नॉर्मल लेवल 0 से 4 mg/ml आना चाहिए. ट्रस बायोप्सी ऑफ प्रोस्टेट एंड लिम्फ नोड्स और प्रोस्टेट की बायोप्सी कराएंगे. CT करवाएंगे, MRI करवाएंगे. प्रोस्टेटिक एंड फॉस्फेट टेस्ट करवाएंगे जिसमें नॉन स्पेसिफिक प्रोस्टेनोइस्ट्रेज सिंथेसिस इन प्रोस्टेट इथियल सेल्स एंड PC लेवल्स गोज हायर, जिसमें जो इसका ये इंजाइम है इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, मतलब जो कैंसर है वो अगर अलग अलग स्टेजेस पे है, कैंसर की क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं. फर्स्ट इज स्टेज ए, मतलब जब कैंसर स्टेज ए स्टेज में होएगा तो हम क्या करेंगे, वॉचफुल वेटिंग एंड PSA एंड DRE, मतलब जो DRE और PSA जो मैंने ऊपर डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए हैं आपको, उसके हम मतलब उसके रिजल्ट की वेट करेंगे. रेडियल प्रोस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ इंटायर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सराउंडिंग लिम्फ नोड्स, मतलब हम मतलब अगर फर्स्ट स्टेज में ही हम कैंसर को जो प्रोस्टेट है उसको रिमूव कर देंगे तो आगे कैंसर स्प्रेड ही नहीं होएगा. तो हम प्रोस्टेक्टमी कर सकते हैं, मतलब प्रोस्टेट का रिमूवल करवा सकते हैं और जो उसके आसपास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है उसका भी रिमूवल करवा सकते हैं. रेडिएशन थेरेपी देंगे, एक्सटर्नल बीम और ब्रैकीथेरेपी इनसाइड बॉडी. अब एक्सटर्नल बीम को हम क्या बोलते हैं, और टैकीथेरेपी भी बोलते हैं, टैकीथेरेपी बोलते हैं, और बाहर वाली बीम्स को हम बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी. टैकीथेरेपी मतलब एक्सटर्नल बीम्स, एक्सटर्नल से हम UV रेडिएशंस पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशंस प्रोवाइड करेंगे, और जो कैंसरल सेल्स है उसको बाहर से जहाँ पे ही जैसे प्रोस्टेट पे कैंसर सेल्स हैं तो वहीं पे ही रेडिएशन प्रोवाइड करवा के वो जो जहाँ के उसके जो कैंसर सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनको वहीं का वहीं ख़त्म कर देंगे. ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं एक्सटर्नल बीम पे. इंटरनल बीम पे इनसाइड बॉडी हम पेशेंट को जो रेडिएशंस है आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो प्रोवाइड करवाएंगे. अब बात करते हैं स्टेज बी की, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी. हम पेशेंट की रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करवा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं. रेडिएशन थेरेपी स्टेज 1 में भी, स्टेज 2 में भी और स्टेज 3 में भी, तीनों में रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं स्टेज 3 की, रेडिएशन प्रोस्टेक्टमी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी जो है वो स्टेज 3 में भी है और स्टेज 4 में भी है. ओचिएक्टमी, इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस टू रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द बॉडी. टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करने के लिए बॉडी के में हम क्या कर सकते हैं, मतलब पेशेंट की ओकीटेक्टमी मतलब ओकीटोमी करवा सकते हैं. और स्टेज डी में हम पेशेंट को हार्मोन थेरेपी पेशेंट की कर सकते हैं ताकि जो उसका कैंसर है वो ट्रीट हो सके. और क्या क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ओके टेक में तो हमने पढ़ लिया, स्टेज 3 में भी देंगे और स्टेज 4 में भी देंगे. रेडिएशन थेरेपी करेंगे पेशेंट की, और बस स्टेज रेडिएशन थेरेपी वही 4 उसमें भी कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा और सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, वो है नर्सिंग मैनेजमेंट. अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा. पहला इसका जो नर्सिंग डायग्नोज बनता है वो है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू इनलार्ज प्रोस्टेट ब्लैडर एंड डिसफंक्शन. मतलब इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन मतलब हमने कहा था ना, जैसे साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ा था कि यूरिनेट करते वक्त पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो यूरिनेशन एलिमिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से क्यों आएगी, क्योंकि जो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो लार्ज हो गया और ब्लैडर भी जो उसका है वो डिसफंक्शन हो गया. तो इस चीज़ के लिए हम पेशेंट की क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन है encourage patient to urinate every 2 to 4 hours and when it suddenly felt. मतलब पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो हर एक 2 से 4 घंटे बाद यूरिनेट करे, और एकदम से यूरिनेट तब करे जब उसको वॉशरूम आ रहा हो, वो वॉशरूम को रोके ना.
सेकेंड है ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन, नोट द साइज एंड स्ट्रेंथ। हम मतलब जब यूरिन पेशेंट फ्लो आउट कर रहा होगा तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इनटेक आउटपुट मतलब उसका चार्ट मेंटेन करेंगे कि पेशेंट कितने घंटे बाद कितना यूरिन फ्लो आउट कर रहा है। परकशन एंड पाल्पेशन ऑफ सुप्राप्यूबिक एरिया, जो सुप्राप्यूबिक एरिया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, पाल्पेट भी करेंगे और परकशन मतलब साउंड वगैरह सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेथोस्कोप। इनकरेज फ्लूइड इनटेक 3000 ml पर डे, मतलब पेशेंट को कहेंगे कि वो 3 लीटर हर रोज में 3 लीटर से ज़्यादा मतलब वो फ्लूइड हर रोज पिए। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू इन्वेजिव प्रोसीजर्स टूल्स ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब पेशेंट को क्या रिस्क है कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि जो उसका प्रोसीजर हुआ है अगर कई बार उसमें एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं यूज होती तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट है मेंटेन स्टेराइल कैथेटर सिस्टम एंड गिव रेगुलर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अराउंड द कैथेटर। जब भी हम मतलब कैथेटराइजेशन पेशेंट की कर रहे हैं तो हमें एक स्टेराइल टेक्निक अपनानी है, ठीक है, स्टेराइल टेक्निक यूज़ करनी है और पेशेंट के मतलब अराउंड द कैथेटर हम क्या लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक लगा सकते हैं ताकि जो भी वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सारा मर जाए। सेकेंड है परफॉर्म एम्बुलेशन विद डिपेंडेंट ड्रेनिंग बैग। हम एम्बुलेशन परफॉर्म करेंगे, ड्रेनिंग बैग जो है उसके मतलब डिपेंडेंट जो उसका ड्रेनिंग बैग है जिसमें उसका यूरिन ड्रेन हो रहा है तो उससे हम क्या करेंगे, एम्बुलेशन परफॉर्म करेंगे। ऑब्जर्व वूंड ड्रेनेज अराउंड सुप्राप्यूबिक एरिया, मतलब हम वूंड की ड्रेनेज देखेंगे कि कितनी है सुप्राप्यूबिक एरिया में, मतलब अगर वहाँ पे कोई पस वगैरह फॉर्मेशन हो रखी है तो वो सब चीज़ें हम लोग नोट डाउन करेंगे। क्लीनिंग एंड ड्राइंग द स्किन ओवर टाइम, मतलब अगर जो स्किन है अगर वो बार बार जैसे पस फॉर्मेशन वहाँ पे हो रही है, बार बार पस निकल रही है तो उसको हम क्लीन करेंगे और सुखाएंगे, मतलब उसकी ड्राइंग करेंगे और वहाँ पे प्रॉपर टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करेंगे ताकि इन्फेक्शन क्रिएट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रिड्यूस हो जाएं। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को प्लीज़। एंड नई नई आगे और भी टॉपिक्स पे वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।